Hello friends, welcome back to my channel. First of all, I would like to say sorry to all of you कि मैं इतने टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी because of some unavoidable circumstances and today also मैं जिस place पे हूँ I'm not having my Allen's key notes with me, so I thought to do something different today. आज हम कुछ different discuss करेंगे और I hope you all will be benefited with this. So friends, आपने ये बुक देखी होगी सक्सेस, अ गाइड बुक ऑन होम्योपैथी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो कि निखिल कुमार बिसोई की बुक है। और ये बुक आप लोग के पास होगी भी क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप AIPGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट बुक जो कि सबके पास होती है। तो आपके पास ये बुक होगी और अगर नहीं हो तो आप इस बुक को ले सकते हैं, क्योंकि अभी जो हम करेंगे वो हम करेंगे कि हम ऑर्गेनॉन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हेयर इज़ मैं आपको यहाँ पे ऑर्गेनॉन के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। लाइक अभी हम ऑर्गेनॉन के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, ऑर्गेनॉन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि बहुत ज़्यादा उसमें रिटेन करने के लिए होता है, बहुत कुछ उसमें याद करने के लिए होता है। और वो जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो वो हम ज़्यादा टाइम तक उसको रिटेन नहीं कर पाते, वो हमें बार बार भूल जाता है। सो ऑर्गेनॉन में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चंस को करें। तो सक्सेस बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको ये क्वेश्चंस करवाऊंगी। जैसे कि 10 क्वेश्चंस एक वीडियो में, इस तरह से आप मेरे साथ अपने ऑर्गेनॉन के क्वेश्चंस को इस तरह से आप मेरे साथ ही प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, Hahnemann born in the year, options are 10th April 1755, 2nd May 1755, 10th April 1743 and 10th April 1750. सो अब यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 10th April 1755। अब यहाँ पे हमें 10th April तो याद रह जाता है, लेकिन हम कंफ्यूज किस में होते हैं? ईयर में कंफ्यूज होते हैं। अब यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो आपको जो फर्स्ट टाइम कंफ्यूजन होगा वो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में होगा कि 1755 और 1743, और 1743 में भी हमें 43 को देख के कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि हमने हैनमैन की डेथ डेट भी याद की हुई है जो कि है 2 जुलाई 1843। तो यहाँ पे 43 को देख करके कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन ये देखिए कि ये 1743 है, 1843 नहीं है। तो पहला कन्फ्यूजन तो यहीं से हट जाना चाहिए कि हनुमान की जो डेथ डेट है वो 1843 है और बर्थ डेट क्या है? 1755। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, 10th April 1755। आप चाहो तो छोटा सा नोट भी लिख सकते हो, साइड में जो स्पेस है उसमें लिख सकते हो, डेथ डेट उनकी लिख सकते हो जो कि है 2 जुलाई 1843। ओके, come on, now come to the second question. Hahnemann took his MD degree from Leipzig University, German University, Erlangen University, London University. इसका आंसर है सी, अर्लैंगन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होगा? कन्फ्यूजन होगा ए, लिप्जिग यूनिवर्सिटी से, लेकिन लिप्जिग यूनिवर्सिटी से उनको अपनी एमडी की डिग्री नहीं मिली थी। लिप्जिग यूनिवर्सिटी वॉज द वन वेयर ही वेंट टू स्टडी मेडिसिन। ओके, कन्फ्यूजन हमको लिप्जिग होता है क्योंकि लिप्जिग हमने बहुत बार सुना हुआ होता है, लिप्जिग यूनिवर्सिटी बहुत बार सुना है,
तो हमें लगता है कि इसका आंसर लिप्जिग यूनिवर्सिटी है, लेकिन नहीं, इसका आंसर है अर्लैंगन यूनिवर्सिटी। अर्लैंगन यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमडी की डिग्री अपनी ली थी। और उनका थीसिस क्या था एमडी में? उनका थीसिस था, हैनीमैन का थीसिस था, अ कंसिडरेशन ऑफ इटियोलॉजी एंड थेरापेटिक्स ऑफ स्पाज्मोडिक अफेक्शंस। ये आप लिख सकते हो, अ कंसिडरेशन ऑफ इटियोलॉजी एंड थेरापेटिक्स ऑफ स्पाज्मोडिक अफेक्शंस। ये उनके थीसिस का टॉपिक था। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, आप वहीं पे साइड में उसको लिख सकते हैं, थीसिस अ कंसिडरेशन ऑफ इटियोलॉजी एंड थेरापेटिक्स ऑफ स्पाज्मोटिक अफेक्शंस, क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, सेवेंथ एंड एट्थ, इसको अभी हम 2 मिनट के लिए साइड करते हैं। थर्ड, फोर्थ, सेवेंथ और एट्थ, क्योंकि अभी हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, एक आर्टिकल पढ़ेंगे, उसमें से हमारे ये चारों क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 5। हु पब्लिश्ड फर्स्ट पीरियोडिकल ऑफ होम्योपैथी? आंसर इज स्टैफ। सी, स्टैफ। हु पब्लिश्ड फर्स्ट पीरियोडिकल ऑफ होम्योपैथी? स्टैफ। स्टैफ ने होम्योपैथी के फर्स्ट पीरियोडिकल को पब्लिश किया था। पीरियोडिकल होता है कि जैसे जो न्यूज़पेपर या फिर मैगज़ीन जो कि एक रेगुलर इंटरवल पे पब्लिश होती है, उसको बोलते हैं पीरियोडिकल। कोई भी न्यूज़पेपर हुआ, कोई मैगज़ीन हुआ जो कि एक रेगुलर इंटरवल पे पब्लिश होती है, वो बोला जाता है पीरियोडिकल। तो फर्स्ट पीरियोडिकल होम्योपैथी का किसने पब्लिश किया था? स्टैफ ने। ये सब डायरेक्ट लर्न करने वाले क्वेश्चन हैं, इसको आपको माइंड में रखना होगा थ्रू रिपीटेटिव रिविजन्स। देन कम सिक्स्थ क्वेश्चन। लाइफ एंड लेटर्स ऑफ हैंडमैन वॉज रिटन बाय? Life and Letters of Handman was written by Richard Hale, Richard Hughes, T.L. Bradford, none. Answer is C, T.L. Bradford. सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ये डायरेक्ट आते हैं। डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट पीरियोडिकल होम्योपैथी का पब्लिश किया था स्टैफ ने। लाइफ एंड लेटर्स ऑफ हैंडमैन वॉज रिटन बाय T.L. Bradford. ओके, अभी 7th और 8th क्वेश्चन को छोड़ दें। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। The Los Similia Similibus Curanter was known to Hippocrates, Balzac, Ditharding, all. तो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर हम लोग समझते हैं कि ये सिर्फ हैनीमैन से रिलेटेड है, बट ऐसा नहीं है। प्री हैनीमैनियन टाइम में, प्री हैनीमैनियन एरा में, हैनीमैन से पहले भी ऐसा हुआ है। जो ओल्ड स्कूल के फिजिशियंस रहे हैं, ओल्ड स्कूल फिजिशियंस लाइक हिपोक्रेट्स, बोल्डैक, डिथार्डिंग, ये भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे थे। ओके, अगर आपके पास बुक होगी ऑर्गेनॉन की, जो 5th और 6th एडिशन है, विलियम बोरिक की जो बुक है, उसमें इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है कि किस तरह से बोल्डैक, डिथार्डिंग ये भी उस कॉन्सेप्ट को, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे थे, बट वो अननोइंगली यूज़ कर रहे थे। ओके, और उसको हैनीमैन ने आकर के उसको एक सॉलिड फाउंडेशन दिया था, बट प्री हैनीमैनियन टाइम में भी इस कॉन्सेप्ट को वो लोग अननोइंगली यूज़ कर रहे थे। तो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर was known to Hippocrates, Balzac, Ditharding, all. Okay? और
इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपकी जो बुक होगी ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन 6th एडिशन ट्रांसलेटेड बाय विलियम बोरिक, उसमें आप देखना पेज नंबर 90 पे बॉल्डॉक और डेथार्डिंग का डिस्कशन दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में। उसमें डिटेल में दिया हुआ है कि वो किस तरह से अननोइंगली इस कॉन्सेप्ट को अपने ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे थे। जैसे कि बॉल्डॉक ने कहा था कि जो परगेटिव प्रॉपर्टी है रुबाब की वॉज द कॉज ऑफ इट्स पावर टू एले डायरिया। ठीक है, उन्होंने रुबाब का एग्जाम्पल लिया था कि रुबाब में परगेटिव प्रॉपर्टी है, इट मीन्स डायरिया कॉज करने की प्रॉपर्टी है और इसी वजह से वो डायरिया को क्योर भी करता है। ये बॉल्डॉक की फाइंडिंग थी। डेथार्डिंग ने कहा था सेना लीव्स जो है वो कॉलिक को रिलीव करता है। डेथार्डिंग ने इस चीज़ को कहा था कि सेना लीव्स जो है वो कॉलिक को रिलीव करता है और हेल्दी पर्सन में ही कॉलिक को कॉज भी करता है। हेल्दी पर्सन में कॉलिक होता भी सेना लीव्स की वजह से है और वो क्योर भी करता है। तो एक तरह से ये क्या है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर ही है। तो ये लोग भी इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे थे, लेकिन अभी होम्योपैथी का ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं था, क्योंकि ये प्री हैनिमैनियन टाइम की बात है जब ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन चलते थे। ओके, और सबसे पहले सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर की बात की थी हिप्पोक्रेट्स ने। सबसे पहले इस चीज़ को हिप्पोक्रेट्स ने यूज़ की थी। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर सिर्फ हैनीमैन तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को हैनीमैन से पहले भी लोग यूज़ कर रहे थे, लेकिन अननोइंगली यूज़ कर रहे थे। और उसमें एग्जाम्पल्स किसके किसके हैं? हिप्पोक्रेट्स के हैं, बॉल्डॉक के हैं, डेथार्डिंग के हैं। बॉल्डॉक जो कि रुबाब की बात कर रहे थे और डेथार्डिंग ने सेना लीव्स की बात की है। इसको आप अपनी बुक ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में पढ़ सकते हो, 6th एडिशन में पेज नंबर 90 इंट्रोडक्शन में ये दिया हुआ है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10। डॉक्ट्रिन्स ऑफ होम्योपैथी वेर फॉर्मुलेटेड फर्स्ट टाइम बाय हैनीमैन इन। डॉक्ट्रिन्स ऑफ होम्योपैथी वेर फॉर्मुलेटेड फर्स्ट टाइम बाय हैनीमैन इन। आंसर इज 10th का आंसर है बी, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। इसको भी अभी आप इस क्वेश्चन को भी होल्ड करो। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4th, 7th, 8th और 10th, इसको हम एक आर्टिकल को पढ़ने के बाद, एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद इसको हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd है हैनीमैन टुक डैश ड्राम ऑफ गुड चाइना ट्वाइस अ डे। क्वेश्चन नंबर 4th है an essay on a new principle for ascertaining the curative powers of drug was published in. Question number 7, Hahnemann translated Cullen Materia Medica in the year. And question number 8, according to Richard Hale, dash year is the birth of homeopathy. And question number 10, doctrine of homeopathy were formulated first time by Hahnemann in. Okay, now अब मैं एक आर्टिकल एक पैराग्राफ रीड करूँगी, उसमें से हमको इसके आंसर्स जो हैं वो मिलेंगे। ओके, इट्स ऑन पेज नंबर 184। सेकेंड लाइन देखिए, in 1790 Hahnemann was translating Cullen's Materia Medica from English to German। 1790 में Hahnemann Cullen's Materia Medica को ट्रांसलेट कर रहे थे इंग्लिश से जर्मन में। ओके, Cullen's Materia Medica को ट्रांसलेट कर रहे थे Hahnemann इन द ईयर 1790। मटीरिया मेडिका पे वर्क कर रहे थे वो। नाउ रीड द नेक्स्ट पैरा। His attention was arrested by the remark of the author that cinchona bark cured malaria because of its bitterness and tonic effect on the stomach. This explanation appeared unsatisfactory to him.
Hahnemann himself ingested 4 grams of cinchona juice twice a day for few days. To his great astonishment, he was attacked by the symptoms very similar to ague or malarial fever. He conducted similar experiments upon himself and on others with other medicines whose curative actions on certain disease have been established. He found that in the healthy person, the medicine produced symptoms very similar to what they have cured in diseased individual. In 1796, Hahnemann published an article in Hufeland's journal, an essay on a new principle for ascertaining the curative power of drugs and some examination of the previous principle. According to Richard Hale, 1796 is the birth year of homeopathy. यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं. अब देखिए 1790 में सेकेंड पॉइंट जो है 1790 में हैंडमैन ट्रांसलेट कर रहे थे क्यूलेन मटीरिया मेडिका को इंग्लिश से जर्मन लैंग्वेज में. जब वो ट्रांसलेट कर रहे थे इस मटीरिया मेडिका को तो उन्होंने देखा कि जो ऑथर्स हैं उनका ये कहना है कि सिंकोना बार जो है वो मलेरिया को क्योर कर रहा है क्योंकि उसके अंदर सिंकोना बार की बिटरनेस की वजह से जो उसका कड़वापन था उस वजह से उसका जो स्टमक पे इफ़ेक्ट हो रहा था और वो मलेरिया को क्योर कर रहा था. लेकिन ये एक्सप्लेनेशन हैंडमैन को सही नहीं लग रहा था कि कैसे सिर्फ बिटरनेस से मलेरिया क्योर हो जा रहा है सिंकोना बार के. तो वो इनके लिए अनसेटिस्फैक्ट्री था. तो हैंडमैन ने खुद क्या किया, सिंकोना बार के जूस को 4 ग्राम्स जूस ट्वाइस अ डे लेते थे. दिन में 2 बार 4 ग्राम्स ऑफ सिंकोना जूस वो खुद लेने लगे. और उन्होंने क्या देखा कि उनमें खुद मलेरियल फीवर जैसे सिम्टम्स आने लगे. फिर उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट्स और लोगों पर भी कंडक्ट किया और उन्होंने ये पाया कि वो सिंकोना बार जो कि मलेरियल फीवर को क्योर कर दे रहा था वो हेल्दी पीपल में वही सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर रहा था. तो उनकी फाइंडिंग ये थी कि सिंकोना बार क्योर करने की जो कैपेबिलिटी रखता था वो इसलिए रखता था क्योंकि वो वही सिम्टम्स हेल्दी पर्सन में जनरेट करता था. फाइन, क्योंकि वो इस एक्सप्लेनेशन से नहीं सेटिस्फाई थे कि वो बिटरनेस की वजह से क्योर कर रहा है. उन्होंने क्या पाया, वो क्योर इसलिए कर रहा है क्योंकि वही सिम्टम्स वो प्रोड्यूस कर पा रहा है हेल्दी इंडिविजुअल्स में. जैसे कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, तो ये उनके लिए सेटिस्फैक्ट्री आंसर था. तो इस चीज़ को हैंडमैन ने समझा और 1796 में उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया ह्यूफ्लैंड्स जर्नल में, जिसका नाम था, उस आर्टिकल का नाम था एन एसे ऑन ए न्यू प्रिंसिपल फॉर असर्टेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स एंड सम एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीवियस प्रिंसिपल. ओके, क्योंकि ये उनकी एक न्यू फाइंडिंग थी इसलिए उन्होंने इस ऐसे का नाम रखा एन एसे ऑन ए न्यू प्रिंसिपल फॉर असर्टेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स की क्योर करने की पावर, ड्रग्स की मेडिसिन की ठीक करने की पावर. इस आर्टिकल में इन्होंने फर्स्ट टाइम इस चीज़ को वो लेकर के आए 1796 में. तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी 1790 से, जब वो क्यूलेन मटीरिया मेडिका को ट्रांसलेट कर रहे थे. वहाँ से इस चीज़ की स्टार्टिंग हुई थी और उसको ट्रांसलेट करते करते उन्होंने फिर इस चीज़ इस कॉन्सेप्ट को ये कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ. ओके, इसीलिए रिचर्ड हेल 1796 को बोलते हैं बर्थ ईयर ऑफ होम्योपैथी. रिचर्ड हेल ने इसीलिए 1796 को बर्थ ईयर ऑफ होम्योपैथी कहा है क्योंकि यहीं पे हैंडमैन ने फर्स्ट टाइम इस चीज़ को डिस्कवर किया था सिंकोना बार के थ्रू. ये चीज़ हम लोग फर्स्ट ईयर से भी पढ़ते आ रहे हैं, है ना. फर्स्ट ईयर में भी हमने ये बात पढ़ी थी कि कैसे डिस्कवरी हुई थी फर्स्ट मेडिसिन. तो इस ऐसे को, ये जो ऐसे था एन ऐसे ऑन ए न्यू प्रिंसिपल फॉर असर्टेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स एंड सम एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीवियस प्रिंसिपल 1796 में ये जो ऐसे आया
इसको प्रीकर्सर ऑफ ऑर्गेनॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीकर्सर ऑफ ऑर्गेनॉन, जिसमें उन्होंने होम्योपैथिक रूल के पार्शियल एप्लीकेशन ही अभी आया था, क्योंकि अभी पूरी तरह से नहीं इस्टेब्लिश हुई थी। ऑर्गेनॉन अभी पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, अभी सिर्फ पार्शियल एप्लीकेशन आया था होम्योपैथी रूल का। तो वो उन्होंने डाला अपने इस ऐसे में। फिर दूसरा उनका ऐसे आया, दूसरा आर्टिकल आया मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस 1805 में, जिसमें कि उन्होंने प्रॉपर होम्योपैथिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिखा था इन द ईयर 1805। तो इन दोनों एसेस को, इन दोनों आर्टिकल्स को प्रीकर्सर ऑफ ऑर्गेनॉन कहा जाता है। नाउ लेट्स कम टू द आवर क्वेश्चन। So what was our question? Question number 3, Hahnemann took dash gram of good china twice a day. तो ये हमने देखा कितना ड्राम था? 4 grams. Question number 4, an essay on a new principle for ascertaining the curative power of drugs was published in option B, Hufeland's journal. Then comes question number 7, Hahnemann translated Cullen's Materia Medica in the year 1790. Seventh का A option. In the year 1790, Hahnemann translated Cullen's Materia Medica in the year 1790. According to Richard Hale, dash year is the birth of homeopathy 1796. तो ये सारे क्वेश्चंस उस एक आर्टिकल से हो गए। फिर डॉक्ट्रिन्स ऑफ होम्योपैथी वेयर, क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्ट्रिन्स ऑफ होम्योपैथी वेयर फॉर्मुलेटेड फर्स्ट टाइम बाय हैनीमैन इन मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, जिसको कि प्रीकर्सर ऑफ ऑर्गेनॉन भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो दीज वर द 10 क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किए। और अगर आप इस तरह से मेरे साथ क्वेश्चंस को करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और अगर कोई और आपका सजेशन है तो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और हम जिस तरह से पहले करते थे एलन स्किनर्स की मेडिसिन्स को, जिस तरह से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती थी, उस तरह से और भी वीडियोस आएंगी, और भी मैं आपको और भी मेडिसिन्स आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, और इस तरह से भी हम ऑर्गेनॉन के क्वेश्चंस, अगर आप इस तरह से भी मेरे साथ इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इस तरह से इस वीडियोस को देखिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में फिर आप अपना जो भी फीडबैक होगा, जो सजेशन होगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। So we'll meet in the next video. Till then, bye-bye.